हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हम आज एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज में जो मुगल एम्पायर चल रहा था उसमें हम शेरशाह के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी के डिटेल्स वीडियो देखने को मिलेंगे, वहाँ से अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। साथ ही साथ मैंने घटना चक्र के भी कुछ वीडियोज़ बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। और अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं जो हिस्ट्री के एनसीईआरटी एमसीक्यू को, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। अब हम मेडिवल हिस्ट्री को देखेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं शेरशाह से रिगार्डिंग क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द शेरशाह। शेरशाह के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला है हिज रियल नेम वॉज फरीद। He was the son of nobleman who had a small estate under the ruler of जौनपुर। बोथ A and B, neither A और B। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले बिल्कुल सही है कि वो उनका जो रियल नाम था वो फरीद ही था। और सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके जो पिता थे ना वो स्मॉल जागीरदार थे। कहाँ के? सासाराम के, बिहार के। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। 1540 एडी में सूर डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया जाता है सूरशाह के द्वारा। ठीक है, हमने देखा था कि बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज होता है किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और बैटल ऑफ कन्नौज के बाद जो होता है दिल्ली से हटा देता है कौन? शेरशाह सूरी हुमायूं को, और हुमायूं जो चला जाता है कहाँ पे? ईरान चला जाता है। ठीक है, तो ये सब हमने पिछले क्लास में देखा था। उनके बचपन का नाम और रियल नाम कह सकते हैं फरीद था, और उनके जो पिता थे उनका नाम था हसन शाह, जो कि एक स्मॉल जागीरदार थे सासाराम के। और जो नाम है शेरशाह उनको बहार खान लाहौरी ने दिया था, जो कि गवर्नर ऑफ बिहार थे। 18 नंबर, उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि उन्होंने शेर को ये कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था और मार दिया था, तो इस वजह से उनका नाम शेरशाह पड़ा। और ये कौन दिया था? बहार खान लाहौरी ने, जो कि उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बिहार थे। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते। द बैटल ऑफ समेल इन 1544 AD वॉज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। तो बैटल ऑफ समेल जो है वो किसके बीच में हुआ था 1544 में? ये हमें बताना है। शेर खान और मालदेव, शेर खान और हुमायूं एंड मालदेव, और मालदेव एंड बहादुर शाह। और जहाँ पे भी हुमायूं होगा तो आप एक चीज़ तो ध्यान में रखेंगे कि 1540 में एक्चुअली हुमायूं जो है वो कहाँ चला गया था? ईरान में चला गया था, और ईरान का जो रूलर था उसको अपने पास रखा था रिफ्यूजी के रूप में। ठीक है, तो वो तो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, सेकंड नहीं हो सकता, इसमें हुमायूं है, थर्ड भी नहीं हो सकता, हुमायूं है, और फोर्थ हो सकता है। तो हमें बताना है 1 और डी में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, क्योंकि ये जो लड़ाई है बैटल ऑफ समेल ये हुआ था शेर खान और मालदेव के बीच में। मालदेव रेड थॉर के बीच में हुआ था 1548 में। और इस बैटल में क्या होता है? राजपूत फोर्सेस जो थे किसके अंदर? जैतो और कुंपा के अंतर्गत फॉर्ट के थे अफगान फोर्सेस, जो कि शेरशाह सूरी जो था एक अफगान रूलर था। ये हमने पिछले क्लास में देख लिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारे ए हो जाते हैं करेक्ट। और शेरशाह जो होता है इसमें इमर्ज होता है विक्टोरियस। 1539 और 1540 में भी वो विक्टोरियस होता है। 1539 में चौसा का वॉर हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के, लेकिन सेवरल ऑफ, अब लड़ाई है तो बहुत सारे जो इसके जनरल्स होंगे वो अपनी लाइफ को गंवा दिए थे। उसकी आर्मी ने काफ़ी हेवी लॉसेस फेस किया था। और राजपूत फोर्स के जो उनके आर्मीज थी उनके ऊपर कमेंट करने के लिए शेरशाह कहा था कि दिस बैटल फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट आई ऑलमोस्ट लॉस्ट द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान। और उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि कुछ लोगों के वजह से मैंने अपने जो एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान है उसको लॉस कर दिया। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फाउंडर ऑफ सूर डायनेस्टी। तो सूर्य डायनेस्टी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, हमें ये बताना है। ही बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम पेशावर टू इलाहाबाद ऑन द लाइन ऑफ हाईवे बिल्ट बाई गुप्ताज। ही इशूड द कॉइन नेम्ड रुपया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि उसने एक
कोइन चलाते हैं जिसका नाम वो रुपया पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड जो रोड तो बनवाया था जो कि पेशावर से इलाहाबाद जाते थे। आपको पता है इलाहाबाद का जो नाम है वो अब चेंज हो गया, प्रयागराज हो गया है। ऑन द लाइन ऑफ हाईवे बिल्ट बाई मौर्यास, मौर्यास ने जो रोड बनाए थे उसी लाइन पे इसने भी बनवाए थे, किसने? शेरशाह सूरी ने। और जो रोड था उसका नाम था ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाती थी? पेशावर से इलाहाबाद जाती थी। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑन द लाइन्स ऑफ मौर्यास था, ना कि ऑन द लाइन्स ऑफ गुप्तास था। ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव था ये मेनली किस लिए था? वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के लिए था। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते। उसने बहुत सारे सराय यानी रेस्ट हाउसेस का भी स्थापना किया था। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। He divided his empire into Sarkar, which turn was divided into Parganas. He administered Sarkar and Pargana directly without using other officials. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला तो स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि वो जो उसकी अंपायर थी उसको पहले वो सरकार में कन्वर्ट करते हैं और सरकार से उसको परगना में कन्वर्ट करता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है ही एडमिनिस्टर्ड सरकार एंड परगना डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी अदर ऑफिशियल्स। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि उसने बहुत सारे ऑफिशियल्स का गठन किया था, जैसे कि सिकदार, अमीन, फौजदार और कारकुन, और इनकी हेल्प से वो एडमिनिस्टर करता था बहुत परगना को। ठीक है, तो सेकंड जो ऑप्शन है हमारा इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेरशाह। शेरशाह के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ड्यूरिंग शेरशाह रेन द विलेज पंचायत एंड जमींदार वर नॉट अलाउड टू डील विद सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट द लोकल लेवल। Sirsa set up army cantonment in different parts of the empire and a strong garrison was posted in each of the them. तो हमें बता रहे हैं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यूरिंग शेरशाह रेन द विलेज पंचायत एंड जमींदार वर नॉट अलाउड। नहीं, उनको अलाउ किया जाता था। जो भी विलेज पंचायत और जमींदार हुआ करते थे वो अलाउ करते थे किस चीज़ को? सिविल और क्रिमिनल केसेस जो भी लोकल लेवल्स पे होती थी उनको डील करते थे। तो हमारा यहाँ पे नॉट नो क्या होगा? अलाउड करता था, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। शेरशाह आर्मी का कैंटोनमेंट इस्टेब्लिश करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर में और स्ट्रॉन्ग गैरिसन का भी पोस्ट करता है, स्ट्रॉन्ग गैरिसन भी पोस्ट करता है उनमें। ठीक है, तो सेकंड जो है हमारा बिल्कुल सही है, फर्स्ट जो है हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। शेरशाह के रिगार्डिंग हम देखते हैं, अगर शेरशाह सेट करता है आर्मी कैंटोनमेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर में और स्ट्रॉन्ग गैरिसन भी पोस्ट करता है, और इसका ऑब्जेक्टिव मिलने क्या रहता है कि जो मोबिलाइजेशन रहे फोर्सेस का वो फास्ट मोबिलाइजेशन होता रहे। ठीक है, और सेकंड बिल्कुल मतलब जो फर्स्ट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लोकल लेवल पे जो भी जमींदार और विलेज पंचायत होते थे उनको अलाउ करता था सिविल और क्रिमिनल केसेस को डील करने के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शेरशाह रेन सॉ डेवलपमेंट ऑफ मेनी new innovation in the administration. One such innovation was पट्टा सिस्टम। What do you mean by पट्टा सिस्टम? तो हमें बताना है कि पट्टा सिस्टम क्या था। वैसे शेरशाह ने बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारे इनोवेशन किए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रमोट करने के लिए, अच्छा करने के लिए, और उनमें से एक था पट्टा सिस्टम। तो पट्टा सिस्टम बताना है हमें क्या होता है। रेवेन्यू सिस्टम बेस्ड ऑन द सिस्टम इनिशिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। It was a currency system developed by Shershah Suri. Documents contained detail about the crops area sown and amount paid by the farmer. It was related with spice system of the state. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द पट्टा सिस्टम ऑफ द शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के टाइम पे जो पट्टा सिस्टम था वो एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट हुआ करता था, और डॉक्यूमेंट जो था वो क्या करता था, उसमें डिटेल थे क्रॉप के रिगार्डिंग, एरिया जो सोन किया गया था वो, और फार्मर्स को कितना अमाउंट पे किया गया है वो था। ठीक है, और आपको अभी भी सुनने को मिलता होगा जिनके यहाँ जो फार्मर्स होंगे या जिनके यहाँ खेत वेत होगा तो ये पट्टा सिस्टम उनको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर, और ये मेनली किस लिए था? वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स के लिए था।
और इन एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए रेवेन्यू सिस्टम को। 23rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सराय बिल्ट बाय द शेरशाह फॉर कन्वीनियंस ऑफ द ट्रेवलर्स। तो हमने देखा था कि जो शेरशाह है वो बिल्ड करता है सराय, और इसका मेनली क्या रोल रहता है। सराय जो है वो एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है ट्रैवलर्स को। तो और बताना है इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सराय वाज ए फोर्टिफाइड लॉजिंग और इन where travelers could spend the night and also keep their goods in safe custody. Separate lodging for Hindu and Muslims were provided in Sarai. Brahmanas were appointed for providing bed and food to the Hindu travelers and grains for their horses. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सराय एक्चुअली होता क्या था? सराय एक्चुअली होता था रेस्ट हाउस, ठीक है। और इसने जो रोड्स बनवाए थे उनके किनारे किनारे में बहुत सारे सराइज को बनवाया था। तो बिल्कुल सराय जो था एक फोर्टिफाइड लॉजिंग था, जहाँ पर क्या होता था कि जो ट्रैवलर्स होते थे वो अपने नाइट को स्पेंड कर सकते थे और अपने सामान को अच्छे से सेफ कस्टडी में रख सकते थे। बिल्कुल सही बात है। और हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग लॉजिंग का सिस्टम किया गया था सराय में, ये भी सही है। ब्राह्मणास को अपॉइंट किया गया था फूड और बेड प्रोवाइड करने के लिए जो हिंदू ट्रैवलर्स हुआ करते थे, और ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए उनके हॉर्सेस के लिए। तो तीनों ही सिस्टम यहाँ तीनों ही चीज़ें सही है रिगार्डिंग द सराय, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा ट्रैवलर को वेलफेयर के लिए। तो ये तीनों ही सही है, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में भी सेम वही दिया हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अकबर के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन को देखेंगे। ही वॉज ओनली 13 ईयर्स इन 1556 AD when his father died and he was proclaimed as the king. हमें बताना है कि अर्ली लाइफ जो अकबर है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बैरम खान became his regent as he was too young to manage throne. His first conflict held with his uncle Hindal just after coronation. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ही वॉज ओनली 13 इन 1556 AD। तो बिल्कुल सही बात है कि वो सिर्फ 13 साल का था 1556 AD में, जब उसके पिता की डेथ हो गई थी। और ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग, यस, और उसको किंग प्रोक्लेम कर दिया गया था। बैरम खान क्या बनता है? रिजेंट बनता है उसका, जब वो छोटा होता है मैनेज करने के लिए थ्रोन को, क्योंकि वो काफ़ी छोटा है तो होता है 13 ईयर्स में। हिज फर्स्ट कन्फ्लिक्ट हेल्ड विथ हिज अंकल हिंडाल जस्ट आफ्टर हिज कोरोनेशन। नहीं, उसके कोरोनेशन के पहले ही हिंडाल की डेथ हो चुके थे 1551 में ही। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। 25th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। It was fought between Akbar and Mirza Hakim. Mirza Hakim was the general of Afghan ruler of Bengal. हमें बताना है ये इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ये जो पानीपत की जो सेकेंड वॉर हुआ था, सेकेंड बैटल हुआ था, ये 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जो कि एक अफगान रूलर था बंगाल का, जनरल ऑफ अफगान था, रूलर ऑफ बंगाल। तो ये हमारा जो फर्स्ट है वो मिर्ज़ा हाकिम नहीं थे, वो हेमू, उसका नाम हेमू था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने देखा था किसके किसके बीच में होता है? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। लोधी डायनेस्टी से वो बिलोंग करता था, इब्राहिम लोधी। तो फर्स्ट बिल्कुल करे थे मिर्ज़ा हाकिम जो थे। और यहाँ पे मिर्ज़ा हाकिम की बात की गई, एक्चुअली यहाँ पे होगा हेमू। हेमू जो था वो जनरल था अफगान रूलर ऑफ बंगाल का। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाए, दोनों ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाते हैं। और इस सेकंड बैटल जो बैटल ऑफ पानीपत होता है उसमें जो होता है वो हेमू के हार हो जाते हैं, हेमू डिफीट हो जाता है। और बैरम खान कौन होते हैं? बैरम खान के द्वारा अकबर की जो आर्मी होती है वो लीड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर। द रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट को देखना है। दीवान आम वॉज द लार्ज हॉल वेयर ही वुड मीट द स्पेशल गेस्ट। दीवान खास वॉज द लार्ज हॉल वेयर ही कुड मीट द लार्ज ऑडियंस, यानी कॉमन पीपल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है दीवान आम। आपको पता है आम आज भी हम किसको बोलते हैं? कॉमन पीपल को बोलते हैं, ठीक है। और खास किसको बोलते हैं? जो स्पेशल लोग होते हैं, ठीक है। तो इससे हम पता कर पाते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट इंटरचेंज हुआ है। दीवाने आम
एक लार्ज हॉल था जहाँ पे अकबर जो है वो लार्ज ऑडियंस यानी कॉमन पीपल से मिला करता था। और दीवाने खास जो है वो लार्ज हॉल है जहाँ पे वो स्पेशल गेस्ट से मिला करते थे। दोनों ही ऑप्शन जो है हमारा इंटरचेंज है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, क्योंकि दीवाने आम में वो किससे मिलता था, जो कॉमन पीपल होते थे, और दीवाने खास में जो मिलता था वो स्पेशल पीपल से बोलता था। दीवाने आम में क्या होता था कि पीपल जो होते थे वो लिस्ट कर देते थे अपने ग्रीवांसेस को, जो इनएफिशिएंट रूलर हुआ करते थे, नॉबल्स हुआ करते थे, मनसबदार हुआ करते थे। और दीवाने खास में मुगल जो अकबर थे वो किससे मिलते थे, जो भी स्पेशल डिग्निटरीज थे उनसे मिलते थे, जैसे कि कोई ऑफिशियल्स हो गए उनको, और इसके लिए एक प्राइवेट ऑडियंस हुआ करते, मतलब ये एक प्राइवेट हॉल में होता था। 27th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेट मतलब कौन किससे मैच करते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है एंड मिलिट्री कैंपेन अकबर का दिया हुआ है। हमें बताना है यहाँ पे कौन किससे मैच करता है। 1568, 1595, 1581 एंड 1561। अहमदनगर, मालवा, चित्तौड़, काबुल। हमें बताना है कौन किससे मैच करता है। तो 1568 एडी में क्या होता है कि चित्तौड़ को एनेक्स कर लिया जाता है, ठीक है। 1595 में अहमदनगर को, 1581 में काबुल को एंड 1561 में मालवा को। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट, क्योंकि 1568 में क्या होता है कि चित्तौड़ को एनेक्स कर लिया जाता है किससे, राणा उदय सिंह से। राणा उदय सिंह से जो अकबर होता है वो उसको सीज कर लेते हैं चित्तौड़ को। जैमल और पट्टा जो है वो अपना एक्सेप्शनल वैलर दिखाते, वीरता दिखाते अकबर मतलब मुगल्स के साम्राज्य को सेव करने में। 1595 में अकबर जो है वो एनेक्स कर लेता है अहमदनगर की टेरिटरी किससे, चांद बीबी से, जो कि रूल की जा रही थी चांद बीबी के द्वारा, तो उनको वो एनेक्स कर लेता है। 1581 में क्या होता है, डिफीट करता है मिर्जा हकीम को, जो कि कौन होते हैं, रूलर ऑफ काबुल होते हैं, ठीक है। और एंड गिव इट्स चार्ज टू हिज सिस्टर बख्तुनिशा बेगम, और इसका चार्ज किसको देता है, बख्तुनिशा बेगम को देता है। 1561 में वो अपने एक एक्सपेडिशन सेंड करता है कहाँ पे, मालवा में, और ये फिर से इसको ऑक्युपाई कर लेता है और कंट्रोल कर लेता है मुगल्स के अंतर्गत। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट इन अकबर रेन। तो अकबर रेन के टाइम पे रिवोल्ट के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है यहाँ पे, मिर्जा हाकिम रूलर ऑफ काबुल एबेटेड रिवेलियन इन द एरिया रूल्ड बाय अकबर। The period between 1580 से 1591 was marked by the major rebellion. During the revolt, मिर्जा हाकिम received the support of the राजा मानसिंह। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि मिर्जा हाकिम जो है, हमने भी जैसे देखा कहाँ के रूलर थे, काबुल के, और रिवेल करते हैं किसके अगेंस्ट में, अकबर के अगेंस्ट में। ये तो बिल्कुल सही बात है। और वो पीरियड भी 1580-81 में, और उस टाइम पे बहुत सारे जो मेजर रिवेलियन होते हैं अकबर के टाइम पे वो भी हैपेंड होते हैं, और उनमें से एक कौन सा होता है, मिर्जा हाकिम के द्वारा जो रिवेलियन होता है मतलब रिवोल्ट होता है वो होता है। ड्यूरिंग द रिवोल्ट मिर्जा हाकिम रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ द राजा मान सिंह। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में कि 1881 के पीरियड में क्या होता है कि मेजर रिवेलियन होता है अकबर के टाइम पे, और उनमें से काबुल होता है, बंगाल होता है, बिहार, गुजरात, नॉर्थ वेस्ट एरिया होता है, ठीक है। और काबुल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, मिर्जा हाकिम के अंतर्गत। 29th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अकबर आर्मी वॉज लेड बाई राजा मान सिंह। War has happened when Rana Pratap denied accepting Mughal suzerainty. In this battle, Raja Man Singh was defeated very badly. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो कि 1576 में हुआ था, और किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ और अकबर के बीच में हुआ था। और इसमें क्या होता है, जब महाराणा प्रताप ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था मुगल सुजैनिटी को, तभी ये जो रिवोल्ट हुआ था, बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी का हुआ था, ठीक है। और ये जो लीड किया गया था ये किसके द्वारा लीड किया गया था, मान सिंह ऑफ आम्बेर के द्वारा लीड किया गया था।
और इसमें जो मान सिंह जो आम्बेर हैं वो डिफीट नहीं हुए थे, महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ जो है वो डिफीट हुए थे। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है हमारा इनकरेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अकबर का आर्मी किसके द्वारा लीड किया गया था? राजा मान सिंह के द्वारा। और किस वॉर में? हल्दी घाटी के वॉर में। और वॉर जो होते हैं किसके किसके? महाराणा राणा प्रताप मेवाड़ के होते हैं और अकबर के बीच में होते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो राणा प्रताप होते हैं वो एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं अकबर की सुजैनिटी को। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, लेकिन थर्ड जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। राजा मान सिंह डिफीट नहीं होते बल्कि जो मेवाड़ के राणा प्रताप होते हैं वो डिफीट होते हैं। इसलिए सी जो स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में भी सेम है कि महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ जो है और अकबर के बीच में ये होता है, महाराणा राणा प्रताप डिनाई कर देते हैं एक्सेप्ट करने से, और इसमें महाराणा प्रताप जो है वो डिफीट हो जाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चांद बेबी रोल्ड ओवर अहमदनगर एज ए रेजेंट। सी एक्सेप्टेड मुगल सुजैनिटी इन द ईयर 1596 AD. सी सीटेड बरार टू मुगल्स इन रिटर्न ऑफ देयर रिकॉग्निशन ऑफ द क्लेम ऑफ बहादुर एज ए रूलर ऑफ अहमदनगर। हमें बताना है यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो चांद बेबी जो है वो बिल्कुल अहमदनगर की रेजेंट के रूप में काम कर रही थी, रूल कर रही थी। बिल्कुल सही बात है, ये हमने भी जस्ट देखा भी है। सी एक्सेप्टेड मुगल सुजैनिटी इन द ईयर 1596, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने इसको भी देखा। सी सीटेड बरार टू मुगल्स इन रिटर्न ऑफ देयर रिकॉग्निशन ऑफ द क्लेम ऑफ बहादुर एज ए रूलर ऑफ अहमदनगर। तो बिल्कुल वो सीट कर देते बरार को मुगल्स में, किसके बदले में? कि उसको रिकॉग्निशन मिल जाए बहादुर को एज ए रूलर ऑफ अहमदनगर के। तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही करेक्ट है। मुगल फर्ज जो होता है अकबर होता है वो एनेक्स कर लेता है 1595 में और 1596 में उसकी जो सुजैनिटी है मुगल आर्मी की मतलब मुगल एम्पायर की उसको एक्सेप्ट कर ली जाती है चांद बीबी के द्वारा। ठीक है, तो ये सब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम 31 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। बाय।